हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं मैनुअल टेस्टिंग का रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 14 होने वाला है और ये वाला पार्ट जो होगा लास्ट होने वाला है। इसके बाद मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग के बिल्कुल ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 140 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुका हूँ। ये अगर आप कर लेंगे तो आपके मैनुअल टेस्टिंग के सारे इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका ये पार्ट वाला 14 वाला है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बचे थे वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। जल्दी से शुरू करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर ये वाली आपको पीडीएफ चाहिए तो। जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 14, लास्ट पार्ट है ये। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर एक्शन इफ देयर आर 4 पीपल इन योर टीम एंड आर नॉट गुड विद ईच अदर, स्टिल यू वांट द पीपल टू वर्क टुगेदर टू गेट योर वर्क डन, और हाउ विल यू हैंडल द टीम कंफ्लिक्ट। मीन्स कभी कभार क्या होता है कि हमारी टीम में कंफ्लिक्ट आ जाते हैं, एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, लड़ाई हो जाती है काम की वजह से। तो आप समझ लीजिए मैनेजर हैं और आपको है ना 4 लोगों की जरूरत है अपनी टीम में और उनसे काम करवाना जरूरी है। तो आप कैसे करवाएंगे, कैसे कंफ्लिक्ट उनकी दूर कर सकते हैं, तो वो चीजें हम इसमें आप बताएंगे। अगर हम मैनेजर पोस्ट ले जाते हैं तो ज्यादातर ये कंफ्लिक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी टीम में मेंबर है तो आप कैसे कंफ्लिक्ट दूर करेंगे उन लोगों की। इसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगा इंडिविजुअल से। ये नहीं है कि एक साथ सारे बैठा के एक साथ पूछ लिया तो फिर तो दंगे हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके मैं सबसे 1 to 1 करके एक एक की प्रॉब्लम पूछूंगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि क्या है। अगर वो पर्सनल प्रॉब्लम है तो भैया यही कहूंगा मैं उनसे कि वो चीज अपने ऑफिस में लेके ना आए, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ अलग होनी चाहिए। पर्सनल प्रॉब्लम अगर ऑफिस में आके दंगे कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। अगर प्रॉब्लम हमारी करियर से रिलेटेड है तो मैं उन्हें बताऊंगा कि हाँ तुम्हारा पे है ना काम करेंगे, जो करियर वाला तुम्हारा है कि तुम बनना चाहते हो, ये चीज करना चाहते हो वो, तो उसके रिलेटेड हम उससे बात करेंगे, ठीक है। आई विल वर्क ऑन दैट। इफ द प्रॉब्लम बिटवीन देम इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड, मतलब अगर 2 लोग हैं आपकी टीम में और वो इन दोनों के बीच में एटीट्यूड की प्रॉब्लम है तो उनको काम भी मैं उसी की तरह दूंगा। अगर जैसे कोई भी काम उनको इस तरह से डिवाइड कर दूंगा कि ताकि उनके कन्फ्लिक्ट ना आए। ये नहीं है कि समझ लीजिए काम का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट केसेस लिखने के लिए दिया, आधे टेस्ट केसेस आपने कहा कि एक टीम से लिखो और दूसरा बोला कि दूसरे पीपल से लिखो। तो जब वो दोनों लिख रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई मैंने 20 लिख दिए, तूने 30 लिख दिए। ऐसे करके कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो अलग अलग काम दे दीजिए ना, एक को टेस्ट केस लिखने का दे दीजिए या फिर दूसरे को ऑटोमेशन आती है तो उसको ऑटोमेशन दे दीजिए। तो ऐसे कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। काम को डिवाइड करिए अच्छे से, तब जाके आपके कंफ्लिक्ट दूर हो जाएंगे। I will schedule a regular 1 to 1 with them to monitor the changes। फिर मैं 1 to 1 मीटिंग भी रखूंगा उन लोगों के साथ कि है ना कोई भी जो भी चेंजेस मैंने करवाए हैं वो चेंजेस उनके ऊपर इफेक्ट दिख भी रहे हैं या फिर वैसे ही चल रहा है। 1 हफ्ते में देखी जाएगी उसकी रिपोर्ट, 2 हफ्ते में देखी जाएगी कि कंफ्लिक्ट दूर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो चीजें करी जाती हैं। अगर लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, अगर मेरे को मिला तो मैं एक स्किप लेवल मैनेजर मीटिंग रखवा दूंगा। अभी स्किप लेवल मैनेजर मीटिंग क्या होती है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने एक लिंक दे दी है यहाँ पे। आप प्रोवाइड क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। स्किप लेवल मैनेजर मीटिंग क्या होती है कि बड़े वाले लेवल पे जो बैठा हुआ है, जैसे सीईओ हो गया या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया या फिर डायरेक्टर हो गया, उनकी डायरेक्ट आप एम्प्लॉय से बात करवा दीजिए। ये नहीं है कि आपके मैनेजर या फिर आपके बॉस बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपके बहुत बड़े वाले पोजीशंस के वो आपके एम्प्लॉय से बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे आके। तो तब जाके उनकी कन्फ्लिक्ट दूर हो सकती है, वो ठीक से जानेंगे तो वो बात करेंगे तो इजीली पता पड़ जाती है। तो ये होती है स्किप लेवल मैनेजर मीटिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप कन्फ्लिक्ट दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल ज्यादातर पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने कवर करने का सोचा। इसमें वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, सिंपल सा मॉडल होता है जो हमारा इजी रहता है। एचडीएलसी में वही वाला है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को डिजाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और सबके ये फीडबैक वाले हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है प्रॉस और कॉन्स वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये वाटरफॉल मॉडल में आप बस इतना बनाकर बता दीजिए या फिर आप फ्लो बता दीजिए, काफी है इनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो प्रोज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सबसे इजी माना जाता है वाटरफॉल मॉडल को क्योंकि बहुत सिंपल बाय सिंपल हो रहा है। एक स्टेप हुआ फिर एक स्टेप हुआ तो इजी इंप्लीमेंटेशन रहती है, ठीक है। दिस मॉडल एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से आप समझ सकते हो क्योंकि आपने अभी पीछे वाला डायग्राम भी दिखा देता हूँ। चलो एक सेकेंड,
ठीक है, ये वाला डायग्राम देख के समझ रहे होगे कितना इजी है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, सिस्टम करा, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, इजी है। तो यही वाली चीज है कि इजी से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर इट इज इम्प्लीमेंटेड एट वेरियस प्रोजेक्ट। अलग अलग प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है इन अ नंबर ऑफ फील्ड्स, अलग अलग जगह पे भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात ना करें, बाकी चीजों में भी है ना वाटरफॉल मॉडल एप्लीकेबल होता है। It employs a systematic orthodox methods of project development and delivery। ज़्यादातर ये systematic way में चलता है। ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें प्रोजेक्ट को, वाटरफॉल मॉडल को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। It allow you to set expectation for deliverable after each phases। आप हर एक फेज के बाद कुछ ना कुछ डिलीवर लेने का आप रखते हैं कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे इसके बाद कुछ मिलेगा। जैसे टेस्टिंग के बाद आपको कुछ मिलेगा, मेंटेनेंस के बाद आपको कुछ मिलेगा, तो कुछ ना कुछ डिलीवर होता ही रहेगा आपको हर एक फेज के बाद। तो ये हो गया वाटरफॉल मॉडल। अब इसके प्रॉस है तो कॉन्स भी हैं, कि वरना हम वाटरफॉल मॉडल ही यूज नहीं कर लेते। कॉन्स क्या है इसके, वो देख लेते हैं। Being a strictly sequential model, jumping back and forth between two or more phases is not possible. The next phase can be reached only after the previous one has been completed. इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया कि एक के बाद आप एक जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक छोड़ के दूसरा डायरेक्ट कूद गए। ये नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट गैदर करा और डायरेक्ट टेस्टिंग पहुंच गए। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास बाकी भी हो चुके हैं, फिर भी आपको जाना है पड़ेगा हर एक फेज से। तो ये वाला एक रहता है कि हर एक फेज से ही गुजरना पड़ता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से क्या होता है कि बग्स और एरर कोड कैन नॉट बी डिस्कवर्ड अंटिल एंड अनलेस द टेस्टिंग फेज इज रीच्ड। जब तक हमारा बग नहीं मिल जाता, कब तक मिलेगा बग हमें? टेस्टिंग फेज जाएगा। तो टेस्टिंग फेज से पहले हमारे कितने हो गए, रिक्वायरमेंट हो गया, सिस्टम एंड डिजाइन हो गया, डिजाइन वाले हो गया, तो ये सारी चीजों में भी बग होते हैं। ठीक है, तो वो बग हमें नहीं मिल पाएंगे उस फेज में, जाने के बाद ही मिलेंगे टेस्टिंग फेज में। ठीक है, इसकी वजह से हमारा लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज हो जाता है और जो मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम लगाया वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग फेज पे मिलेगा, फिर जाके पूरा घूम के जाएगा। द प्रोसेस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर इन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर डायनेमिकली एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जिसका ज्यादातर प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ा सा पागल सा होता है, जो बार बार डायनेमिकली चेंज करता रहता है अपनी रिक्वायरमेंट को, तो उसमें तो भैया वाटरफॉल बिल्कुल फिक्स मत करना। लगाने की जरूरत ही नहीं है वाटरफॉल। कुछ और मॉडल लगा लो, बट वाटरफॉल मत लगाना, क्योंकि वो डायनेमिकली चेंज कर रहा है और जब तक टेस्टिंग होगी तब तक दोबारा चेंज होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज डाटाबेस टेस्टिंग? सिंपल है, डाटाबेस की टेस्टिंग करना होता है डाटाबेस टेस्टिंग मेनली, पर इसको मैं डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। डाटाबेस टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज बैकएंड टेस्टिंग। डाटाबेस को हम बैकएंड बोलते हैं क्योंकि वहां पे सारा डाटा हमारा स्टोर रहता है, बैकएंड में रहता है। वी कंडक्ट द टेस्टिंग बेस्ड ऑन डाटा वैलिडेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी। हम ज्यादातर जो टेस्ट करते हैं वो डाटा की वैलिडेशन के हिसाब से और डाटा की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के लिए आपने एक चीज सुनी होगी, डाटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी होती है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी। अगर नहीं पता तो आप एक बार एसिड प्रॉपर्टी सर्च कर लीजिएगा डाटाबेस का, तो आप वहां से समझ जाएंगे। मेन प्रॉपर्टी होती है, उन्हें आप जरूर याद करके रखिएगा। देखो, डाटा वैलिडेशन और डाटा इंटीग्रिटी हम चेक करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? मींस दैट वेदर फ्रंट एंड वैल्यू आर करेक्टली स्टोरिंग इन बैक टेबल कंटेंट और नॉट। जो आपने यूआई पे डाला कोई भी वैल्यू, जैसे 2 डाला, 4 डाला, कुछ भी डाला, तो वो बैकएंड पे उतना ही जा रहा है या फिर कुछ प्लस माइनस ऐसे करके पहुंच जा रहा है। तो वो हो गया हमारा डाटा का वैलिडेशन। इंटीग्रिटी क्या हो गया कि कुछ भी अगर ना फ्रंट एंड पे ऑपरेशन कुछ इम्पैक्ट किया, तो उसका बैक एंड टेबल पे कोई भी कंटेंट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा कंटेंट आपने भेजा था वैसा ही रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रहेगा जब तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या फिर अपडेट नहीं होगा डाटा में। तो वो हो गया हमारा डाटाबेस टेस्टिंग। टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस। जॉइंस पूछ लिया जाता है। जॉइंस क्या होते हैं? 4 तरह के जॉइंस मेनली होते हैं। इनर जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइंस। अगर आपको जॉइंस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डीबीएमएस का ये वाला देख सकते हैं, जावा टी पॉइंट्स या गीक्स फॉर गीक्स। बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, इन दोनों आर्टिकल्स पे एक बार गो थ्रू करिएगा और प्रैक्टिकली करके देखिएगा। इनर जॉइंस क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट, और फुल जॉइंस क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग? कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग नया टर्म है, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी ले लिया। Configuration testing is nothing but to test whether our software or hardware is configurable with other software or hardware। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉन्फ़िगर करना मतलब कंपैटिबल, आपने पढ़ा था ना कंपैटिबल टेस्टिंग, वैसे ही सेम समझ सकते हो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग को, इनडायरेक्टली वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा
कंपेटेबल है भी या नहीं, मतलब कॉन्फ़िगर हो पा रहा है अदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ या नहीं। जैसे टू चेक वेदर प्रोसेसर इंटेल हो या फिर asus का कोई सा भी प्रोसेसर हो इज इजीली कॉन्फ़िगरेबल विद डिफरेंट हार्ड ड्राइव, जैसे सीगेट की हो अलग अलग हार्ड ड्राइव होती है तो वो इजीली कंपेटेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में। या फिर हम क्या कर सकते हैं, और टू चेक वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉन्फ़िगरेबल विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर हार्डवेयर ड्राइव सीडी रोम्स एक्सेट्रा। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक हो गया, तो वो हमारे अलग अलग प्रोसेसर के साथ या फिर हार्ड ड्राइव के साथ कॉन्फ़िगर्ड हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे, उसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज यू फॉलो। कौन कौन सी प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आप फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट करने से पहले। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, अपना स्कोप डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग द स्कोप एंड शेड्यूल ऑफ वर्क, अपना वर्क शेड्यूल करते हैं। आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा इस प्रोजेक्ट को करने में, मतलब कितना टाइम का एस्टिमेट जाएगा, चीज़ें हमारी जाएंगी, रिसोर्स कितना हमारा लग सकता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या क्या होगी, वो हम प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ पहले से ही कर लेते हैं। प्री प्रोजेक्ट है तो पोस्ट प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ क्या फॉलो करते हैं आप, कि हमारा व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट वेल, ये हमारी रेट्रोस्पेक्टिव होती है ना, लास्ट में इसकी रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, उसी में पूछा जाता है कि क्या क्या हमारा पिछली बार गलत गया और क्या क्या अच्छा गया और क्या क्या हम सही कर सकते हैं एक्शन आइटम्स में, वो हम लिखते हैं। ठीक है, न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखने के लिए मिला वो हम केटी देते हैं, नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम वी फेस्ड, क्या कॉज था जिसकी वजह से हमें उस स्प्रिंट में प्रॉब्लम फेस हुई, तो हम रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं। स्प्रिंट जाने के बाद कस्टमर का फीडबैक आने का वेट करते हैं, कोई फीडबैक आएगा या फिर प्रोडक्ट टीम से फीडबैक आएगा तब जाके। ठीक है, अब हो गया लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाट आर द सब एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। अरे आप कहेंगे सर पूरा इतना मैनुअल टेस्टिंग का करवा दिया, लास्ट में पूछ रहे हो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्या एडवांटेज है। कोई बात नहीं, कर लीजिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के भी एडवांटेज पूछ लेता है मैनुअल वाले में ही। तो क्या होता है एडवांटेज वो देख लेते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन यूजिंग ऑटोमेशन इज फास्ट एंड सर्व कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। हमें भी पता है कि टेस्ट का एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, अब जितना तुम मैनुअली करोगे उतना मैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट कर दूंगा एक बार में, होता रहेगा, और ये यहाँ तक कि ये रात में भी करता रहेगा, तो वो रात वाला पॉइंट भी है इसमें। केयरफुली रिटेन टेस्ट स्क्रिप्ट रिमूव द चांस ऑफ ह्यूमन एरर ड्यूरिंग टेस्टिंग। क्या हो सकता है कि कभी कभार आप टेस्ट स्टेप मिस कर सकते हो मैनुअल में, बट अगर आपने ऑटोमेशन सही से लिखी है तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा, जितनी लिखी है उतनी चेक तो करेगा ही जरूर, अलग से तो चेक करेगा नहीं, जितना लिखा उतना ही चेक करेगा। टेस्ट एग्जीक्यूशन कैन बी शेड्यूल फॉर नाइटली रन यूजिंग CI टूल, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल, लाइक जैसे जेनकिंस हो गया, उसमें आप रात के लिए शेड्यूल कर लीजिए ऑफिस के टाइम के बाद, और कल तक आएंगे सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, डेली टेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा और उसे आप स्टेक होल्डर को भी भेज सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज वेरी लेस रिसोर्स इंसेंटिव, एक बार आपने रिसोर्स लगा दिया उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वंस द टेस्ट आर ऑटोमेटेड टेस्ट एग्जीक्यूशन रिक्वायर ऑलमोस्ट नो टाइम्स फॉर क्यूए। एक बार टेस्ट को मतलब लिख दिया, ऑटोमेट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें करिएगा, आपका टाइम बचेगा क्यूए का। इसमें सेविंग क्यूए की बैंडविड्थ को वो सेव करता है एक्सप्लोरेटरी टास्क करने से, फॉर अदर एक्सप्लोरेटरी टास्क करने के लिए बचाता है। ठीक है, अब आपने कहेंगे सर एडवांटेज बता दिया, इतनी देर से हम मैनुअल पढ़ रहे हैं, अब इसके डिसएडवांटेज भी बताओ। मैं नहीं मान रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे डिसएडवांटेज सुन के जाना है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक है, तो फिर डिसएडवांटेज भी सुन लेते हैं। व्हाट आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। डिसएडवांटेज भी है, वरना मैनुअल टेस्टिंग की जॉब कैसे रहेगी फिर। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्किल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्सपर्ट जरूरत होते हैं, जिन्हें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है या फिर ऑटोमेशन का बारे में आता है, वही लिख सकते हैं इसमें। एडिशनल एफर्ट जरूरत होती है हमें स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है, वो हमें जरूरत होती है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आर लिमिटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्ट दैट आर एड कोडेड, जो हमने कोड किया है वही हम चेक कर सकते हैं, उसमें वही चेक होकर आएगा। ये नहीं है कि आपने अगर बाई चांस फिल्टर के बारे में नहीं लिखा, फिल्टर का आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, तो फिल्टर चेक नहीं करेगा, और हो सकता है उसी में बग हो। जितना कोड लिखा है उतना ही चेक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। दीज टेस्ट में मिस सम एरर दिस दैट इज वेरी ग्लेयरिंग एंड इजिली आइडेंटिफाइड टू ह्यूमन और मैनुअल क्यूए।
कुछ हो सकते हैं, जैसे लोगो हो गया, लोगो की आप ऑटोमेशन में नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप इजीली दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो लोगो फटा हुआ है या फिर लोगो दिख ही नहीं रहा, तो ये आप मैनुअल से देख सकते हैं इजीली, बट ऑटोमेशन से नहीं देख सकते। तो ये चीजें याद रखनी। इवन विथ सम माइनर चेंजेस इन एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट अपडेशन एंड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। कुछ भी आप छोटा सा भी चेंज करते हैं ना, तो पूरी स्क्रिप्ट में जहाँ पे भी आपने चेंज किया उसकी वजह से पूरा अपडेशन करना पड़ेगा। कहीं इम्पैक्ट आ रहा हो अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग फाइल पे जाके उसको आपको चेंज करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो हर एक स्प्रिंट के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या माइनर चेंजेस गए हैं, उसके हिसाब से अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को अपडेटेड हमेशा रखना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑटोमेशन टेस्टिंग के। अब ये मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज एंड हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। बस अब क्या करना है, लास्ट में आपको एक लाइक तो जरूर करके जाना, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आप अगर देख रहे हो सारी सीरीज और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पाप लगेगा आपको, ठीक है। और अपने फीडबैक जरूर दे देना, कमेंट करोगे कुछ अच्छा लगेगा कि आपको क्या लगा, कैसी सीरीज, ये सारी चीजें आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और भी चीजें मैं आपको लाके दे दूंगा। वीडियो की लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाती है। टेस्टिंग जॉब्स का ये वाला टेलीग्राम जो है, और पीडीएफ के लिए मेन ऑफिशियल वाला आप ये वाला चेक कर सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।